हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? सब लोग ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे जी? कल क्या डिस्कस किया था? और आई होप सो कि बहुत सारे लोगों की आज जो प्रॉब्लम्स हैं ज़ैप की ख़ास तौर पे वो क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं भी हुई तो कोई मसला नहीं है, कम से कम सबलाइम तो सब लोगों के पास है। और सब लोग सबलाइम टेक्स्ट के अंदर जो भी कोड करते हैं उसकी फ़ाइल किसी भी फ़ोल्डर में सेव कर लो, और उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके उसको गूगल क्रोम में ओपन कर लोगे तो उसकी आउटपुट आ जाएगी। अभी आपको जैप की ज़रूरत कम से कम HTML के लिए नहीं है, ठीक है? जब आप जाते हो उसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर तो फिर आपको जैप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि हमें लोकल होस्ट यूज़ ना ही करना पड़े। मैं आप लोगों को कोई लाइव डोमेन और होस्टिंग रिकमेंड कर दूंगा सस्ती सी, वो आप लोग बाय कर लेंगे तो उसको लेके हम आगे चलेंगे प्रोफेशनली, अपने क्लाइंट्स के लिए भी और अपनी अपने बिजनेसेस के लिए भी, अपनी वेबसाइट्स के लिए भी, क्योंकि आगे जाके हमने ई कॉमर्स पे काम करना है, आगे जाके हमने अपने पोर्टफोलियोज बिल्ड करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक न्यूबी फ्रीलांसर के लिए पोर्टफोलियो का होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक अपनी वेबसाइट हो। जैसे अब आप जाके किसी वेब डेवलपर की सर्विसेज किसी मार्केट में देते हैं तो सबसे पहले जो आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई साहब कभी आपने अपने लिए भी कोई वेबसाइट डेवलप की है या नहीं? तो जवाब मिलता है कि नहीं जी, मैंने आज तक लोकल होस्ट के अलावा और कोई काम नहीं किया। तो फिर कौन आपको वेब डेवलपर मानेगा जब आपने कभी कोई वेबसाइट डेवलप की ही नहीं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम से कम अगर किसी कोई क्लाइंट हमें स्टार्ट में नहीं मिल रहा तो हम अपने लिए एक वेबसाइट बनाएं जिसके अंदर हम अपनी स्किल्स और अपनी एक्सपर्टीज और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखें और एक ब्यूटीफुल सा लेआउट हो उसका। आज लेक्चर नंबर लिखा है मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में। हाँ, आज लेक्चर नंबर 3 ही स्टार्ट से ही पढ़ेंगे, डोंट वरी, लेक्चर नंबर 3 को ही स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर है आज हमारा 4। याद करवा दिया करें मुझे, ज़रा याद नहीं रहता, हाफजा मेरा माशाल्लाह कुछ ऐसा ही है। तो आप लोगों की बहुत हेल्प चाहिए होगी इस लिहाज से कि कल क्या पढ़ा था। इस तरह के सवालात मैं रोज़ाना आके पूछता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और मुझे भी पता लग जाए कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। सर जी काइंडली ये बता दें कि वेबसाइट की कितनी काइंड्स हैं? हर किस्म की वेबसाइट बन सकती है, कोई मखसूस काइंड नहीं है कि जी इतने मखसूस नंबर हैं और इस इतनी ही वेबसाइट बन सकती हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। मैंने आपको बताया था कि ये एक समंदर है, इसमें हम देखते हैं रिक्वायरमेंट को कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट चाहता क्या है। क्लाइंट ने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, क्लाइंट ने अपनी कंपनी की कोई बिजनेस वेबसाइट बनानी है, या फिर क्लाइंट ने कुछ भी उस वेबसाइट से जो है वो कोई भी काम लेना हो सकता है। तो ये कोई मतलब फिक्स्ड टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हमारे पास है नहीं कि मैं आपको बता दूं कि जी इतनी टाइप ऑफ वेबसाइट होती हैं। हर टाइप की वेबसाइट हो सकती है, डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। मुर्तज़ा हसन वो कह रहे हैं एच डी डॉक्स में सेव करता हूँ लेकिन सेव नहीं होता वहां। आज दोबारा से काम कर रहे हैं, एक तो इसको देख लेना है जिसका जैम्प नहीं चल रहा या कोई भी मसला आ रहा है। आप लोग सिंपल सबलाइन के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसको सेव करेंगे किसी भी फोल्डर में, चाहे डेस्कटॉप के ऊपर से सेव कर लें उसको, और उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो आउटपुट है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। हाउ कैन वी नो दैट इट्स स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट? हेरा, देखो आप, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर रोजाना एक ब्लॉग जो है वो पोस्ट होता है। मेरी एक वेबसाइट है qteen.com। अच्छा, क्यूटीन क्या करती है, इसके ऊपर रोजाना एक आर्टिकल जो है वो हम पोस्ट करते हैं, और वो आर्टिकल होता है कोर्ट्स के रिलेटेड।
ठीक है, इसके ऊपर भी आपको ये गूगल एड्स नजर आ जाएंगी। कोट्स के रिलेटेड होने का मतलब ये है कि कोट्स अबाउट एंजल्स, ब्यूटीफुल कोट्स ऑन लाइफ, कोट्स अबाउट एंजाइटी। अब लाइफ के ऊपर कोई कोट्स पढ़ना चाहता है तो वो इस ब्यूटीफुल कोट्स के ऊपर क्लिक करता है और यहाँ पे आके उसको सारी की सारी ये कोट्स वाली जो उसका पेज है कि कोट्स लाइफ के हवाले से कौन कौन सी कोट्स उसको मिल जाएंगी कि राइज अबव द स्टॉर्म एंड यू विल फाइंड सनशाइन, बी सच अ ब्यूटीफुल सोल दैट पीपल क्रेव योर वाइब्स। तो ये होता क्या है, मैं दोबारा से जरा मेन पेज पे जाता हूँ इसके, तो आप लोगों को नजर आएगा आज ये पोस्टें हैं, कल को ये पोस्ट नीचे चली जाएंगी यहाँ पे और पोस्ट आ जाएंगी इसके ऊपर। ठीक है, तो उससे ये होगा कि हमें ये पता चलता जाएगा कि इसके ऊपर रोजाना के रोजाना कोई ना कोई नया कंटेंट जो है वो पब्लिश हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक डायनामिक वेबसाइट है। लेकिन ये अगर कंटेंट चेंज नहीं होता और सेम कंटेंट रहता है और टाइम टू टाइम उसके लेआउट के अंदर, उसके उसके टेक्स्ट के अंदर, उसके इमेजेस के अंदर कोई भी फर्क हमें महसूस नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि वो एक स्टैटिक वेबसाइट है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? चलें जी। अच्छा, ये कोर्स वाली वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, डिटेल के अंदर हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि HTML से जब तक ये बेसिक्स हमें क्लियर नहीं होंगी कि HTML क्या होती है, CSS क्या होती है, वर्डप्रेस क्या होता है, PHP क्या होती है, तब तक हम इस बिजनेस लेवल की जो चीजें हैं इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। तो स्टार्ट हमें करना है इन्हीं चीजों से, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो जिन लोगों को ने कल ही मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया कि सर ये तो नहीं होगा मेरे से तो जैम्प इंस्टॉल नहीं हो रहा, मेरे से तो वैम्प इंस्टॉल नहीं हो रहा, मुझे मसले आ रहे हैं। मैंने आपको पहले दिन बात बताई थी यहाँ पे मसले आने हैं। बेटा उन मसलों के साथ जीना सीखना पड़ेगा, उन मसलों को रिजॉल्व करना सीखना पड़ेगा। अगर पहले ही दिन आपकी मोटिवेशन का लेवल ये है कि आपसे एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ और आप उसे डीमोटिवेट होकर ये सोचने लगे हो कि शायद अब मुझे इस ट्रेनिंग को क्विट कर देना चाहिए, तो बेटा आपकी मोटिवेशन लेवल बहुत छोटी है, कम है, इसको बढ़ाओ। ठीक है, इससे इससे काम नहीं चलेगा। आपको इन मसलों के साथ जीना सीखना है। ये मसले मसाइल बहुत छोटे हैं, आपकी मोटिवेशन लेवल बहुत बड़ा होना चाहिए। सोचो यार ये कि मैंने ई-कॉमर्स साइट बनानी है, मैं घर में सोया भी पड़ा हूंगा ना तो मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे, उसके लिए मेहनत करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी रातों को जागना पड़ेगा। अगर उस टाइम पे आपने ऐसे सोना है कि सुबह को उठें तो रिफ्रेश करें तो इतने डॉलर आ गए होंगे मेरे अकाउंट में, तो इसके लिए अभी फिलहाल मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे मसले कुछ भी नहीं है, ये एक 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा आप लोगों को जैम्प इंस्टॉल करने में। मुझे कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी देर लगाएं, लेकिन जैम्प बहुत छोटी चीज है। यहाँ पे हम लोग जो बिजनेस लेवल की चीजें पढ़ने आए हैं और सीखेंगे इंशाल्लाह आगे चल के, आप लोगों को फिर ये जैम्प बहुत छोटा लगेगा। ठीक है, अभी ये कुछ भी नहीं है। डोंट वरी कि अगर जैम्प नहीं हुआ तो हमारी ट्रेनिंग ही जाया हो जाएगी। जैम्प मैंने सिर्फ इसलिए कराया है कि आप लोग लोकल होस्ट के ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, असल मैदान हमारा लाइव सर्वर है कि लाइव सर्वर पे जाके हमने खुद से डोमेन और होस्टिंग अपनी खरीदनी है ताकि हमारा काम पूरी दुनिया देख सके और गूगल के ऊपर हमारी वेबसाइट हो और पूरी दुनिया जो है वो गूगल के ऊपर आके हमारी वेबसाइट को देख सके, विजिट कर सके और हमारी प्रोडक्ट्स खरीद सके। ठीक है, तो बड़ा सोचना है हमने। ये जैम्प वैम्प सबलाइम टेक्स्ट ये बहुत छोटी चीजें हैं और ये स्टार्ट क्योंकि हमने इन्हीं से लेना है और ये चीजें क्लियर होंगी तो हम आगे जाएंगे। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर उसका जैम्प इंस्टॉल नहीं हो रहा तो पता नहीं क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा हम अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जब भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को पता है हम जैम्प के ऊपर क्लिक करते हैं और जैम्प की 2 सर्विसेज स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपकी जैम्प स्टार्टेड नहीं है, जैम्प चल ही नहीं रहा, चले मैं आज जैम्प के बगैर आपको काम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि कैसे करना है, एक दफा मैं सेटअप कर देता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग उसको खुद से देख लीजिएगा। ये मैंने अभी तक जैम्प नहीं चलाया। ठीक है, मैं सबलाइम टेक्स्ट ऑन किया है, सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर एक मैंने नई फाइल क्रिएट की है और उसको मैंने सेव किया है। ठीक है, उसको मैंने सेव किया है किस नाम से, कोई भी नाम है मेरा, Sufyan.html के नाम से मैंने उसको सेव कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके अंदर काम करना शुरू कर दिया।
कोई भी काम किया, इसका मतलब मैंने इसका नाम रख दिया जी मैंने लेक्चर 1। इंट्रो टू HTML। ठीक है, बॉडी के टैग के अंदर आया, और बॉडी के टैग के अंदर मैंने H1 लिखा, और H1 मैंने जो है वो इसके अंदर लिख दिया कि आई लव पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ तक मैंने अभी इतना काम किया है। इसको आप फाइल को, यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक करें और इसको, वैसे तो ये सेव है एच टी डॉक्स के अंदर, अगर आप डायरेक्टली जाएंगे ना एच टी डॉक्स में, तो ये एच टी डॉक्स का फोल्डर है। ये कहाँ पे पड़ा होता है? सी में, सी के बाद जैप, और जैप के बाद एच टी डॉक्स। तो यहाँ पे मैंने वो फाइल बनाई है सुफियान डॉट एच टी एम एल की। तो ये सुफियान डॉट एच टी एम एल है, आप लोगों को नजर आ रही है। इसकी ये जो टाइप है वो कौन सी है? क्रोम एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। तो अगर आप सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये गूगल क्रोम में खुल जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा आई लव पाकिस्तान। मैं देखे, मुझे कहीं पे जरूरत नहीं पड़ी जैप की। मैं इसके अंदर जो भी नीचे लाइनें लिखता जाऊंगा वो इसके अंदर एड अप होती जाएंगी। नहीं जी, ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये एक मेरा पैराग्राफ भी इसमें ऐड हो गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहां तक इतना सा काम करने के लिए आपको किसी भी जैप सर्वर की, वेब सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, क्लियर है जी यहां तक बात? अगर किसी को मसला है अभी तक तो बता दें। अच्छा, अब मैं जैम्प सर्वर चला के देखता हूँ। मैं जैम्प के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इसकी दो सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। ये दो सर्विसेज स्टार्ट कर ली मैंने। अब मैंने इसको ओपन कैसे करना है, क्योंकि ये मैंने एच डॉक्स के अंदर सेव किया हुआ है। तो लोकल होस्ट स्लैश, क्या नाम रखा था उसका मैंने? सुफियान, SUFIAN .HTML। तो ये मैंने सुफियान .HTML दिया उसको। तो अब मैंने इसको ये सर्वर से जो है वो दिखा लिया, देख लिया। और यार मेटा को कुछ नहीं है, मेटा को छोड़ दो, ये लो बंद कर दिया मैंने इसको। मेटा के पीछे पड़े हुए हो, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको तो सुन लो पहले। बाकी चीजों का पता लग गया, जब मेटा की बारी आएगी मैं उसका भी बता दूंगा। चलो जी, मेटा रिमूव कर दिया, क्या फर्क पड़ा? आउटपुट को कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जरा धीरज रखो थोड़ा सा। अच्छा, ये बॉडी के अंदर आ गए हम, और बॉडी के अंदर अब हमने क्या करना है कि कुछ और टैग्स पढ़ने हैं। अभी अभी तक अगर किसी को भी मसला आ रहा है ना कि उसकी फाइल खुल नहीं रही, ओपन नहीं हो रही, सेव नहीं हो रही, तो अब मुझे बताया कि क्या मसला है, कहाँ पे मसला है। वो लाइव आए मेरे साथ इधर, और हम लाइव आएंगे, मैं उसके लैपटॉप पे देखूंगा कि उसको क्या मसला आ रहा है और उसको रिजॉल्व करेंगे। इतना काम करके देख लिया। अब इससे ज्यादा आसान मैं आप लोगों के लिए नहीं कर सकता ये। इसमें क्या मुश्किल है बताएं? अभी किया क्या है हमने? एक टैग लिखा है H1 का और एक P का टैग लिखा है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। थोड़ा सा नई चीजों को लर्न करना सीखो कि हमने कैसे इसके ऊपर ध्यान देना है, फोकस कैसे करना है, और इनको कैसे लेके चलना है। ये आप लोगों के लिए ही मैं बैठा हूँ यहाँ पे। मैंने और तो किसी किसी को नहीं पढ़ाना, आप लोगों के लिए बैठा हूँ। और जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उसको ग्रैब कर लो, मैं सारी चीजें कवर करके चलूंगा, डोंट वरी। अच्छा जी, अब मैं उसके आगे, यहाँ पे मेरे पास कुछ और टैग्स हैं जिनको मैं आप लोगों को साथ साथ चीज़ें क्लियर करता जाऊं। ये हमारे पास HTML क्या होती है, काम कैसे करती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसके बारे में हम कल ही पढ़ चुके थे, और हमने ये देख लिया था कि कैसे जो है इसको हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट वाला नहीं हो रहा, डायरेक्ट ओपन करो अभी फिलहाल। जितना भी काम करते हो उसको अब ये इतना काम कर लिया आपने,
ठीक है। आप इसको दोबारा से सेव एज भी कर सकते हो, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन होता है, ये सेव एज किया, सेव एज के ऊपर क्लिक किया, इसको बेशक आप दिस पीसी पे या फिर डेस्कटॉप के ऊपर या फिर डाउनलोड्स में कहीं पे भी सेव कर लो, उसका नाम रखो सुफियान और आगे .html, तो वो सेव हो जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, इसके दो तीन हिस्से हैं, इसको देख लें जरा। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जब भी आप कहीं इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो, आपने कोई आर्टिकल सर्च किया या फिर अपना ही कोई ब्लॉग में आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये बाउंड्री लिस्ट हमारा एक ब्लॉग है, इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश्ड हैं, और उनके अंदर कुछ, अगर मैं किसी आर्टिकल को ओपन करता हूँ तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये सारे का सारा आर्टिकल पढ़ा। अच्छा, इसके अंदर हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैंने कोई लिंक वगैरह लगाया हो, या राइटर ने कोई लिंक लगाया हुआ हो, देख लेते हैं। नहीं लगा तो ये साथ वाले तो हैं ही हमारे पास। अच्छा चलो, नहीं है तो ये लगा है जी, आर्टिकल बाय बॉर्न रियलिस्ट, ये अपना ही लिंक लगा हुआ है, इसको इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। और साइड पे ये जो साइड बार है, इसके अंदर ये कुछ लिंक्स लगे हुए हैं जो किसी और आर्टिकल के हैं। अच्छा, होता क्या है कि एक आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र जब इनके ऊपर पड़ती है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इसका मतलब मैं नेविगेट कर जाता हूँ दूसरे वेब पेज के ऊपर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे हम जो है वो उसको ले जाते हैं। मतलब ये है कि HTML का यूज करके हम कुछ नेविगेशन करते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर वेब पेज, और एक पेज से अपने यूजर को दूसरे पेज पे ले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ हाइपरटेक्स्ट इज द मेथड बाय विच यू मूव अराउंड ऑन द वेब। एक पेज से दूसरे पेज पे मूव ऑन करने के लिए हम हाइपरटेक्स्ट का यूज करते हैं, और बाय क्लिकिंग ऑन द स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, ये जो लिंक्स लगे होते हैं साइड पे, ये लिंक लगा हुआ है ना, इसके इसके ये किस पे जाएगा, ठीक है, ये लिंक किस पे जाएगा, ये कहाँ किस पेज के ऊपर लेके जाएगा, ये पेज किस पेज के ऊपर लेके जाएगा, ये सारी की सारी इंटरनल लिंकिंग है जो हम लोग करते हैं यूजिंग दिस HTML। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये सारे का सारा काम, पैराग्राफ्स बनाना, पिक्चर्स इंसर्ट करना अपने आर्टिकल के अंदर, लिंक्स इंसर्ट करना अपने आर्टिकल के अंदर, ये सारे का सारा जो काम है हम HTML के कुछ टैग्स को यूज करके करते हैं। हर एक HTML के टैग का कुछ इफेक्ट होता है। वो इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम किसी टेक्स्ट को, आई लव पाकिस्तान को जब हम H1 के टैग में लिखते हैं तो वो थोड़ा सा बोल्डेड आता है, लेकिन अगर मैं इसी आई लव पाकिस्तान को, जैसे ये H1 है, H1 के नीचे मैंने पैराग्राफ का टैग लिखा और उसके अंदर भी मैंने आई लव पाकिस्तान लिख दिया, तो अब इसका और उसका फर्क क्या होगा जरा देखते हैं। देखें इसमें और इसमें, देखें कितना फर्क है। क्यों? क्योंकि वो हेडिंग थी, और ये क्या है, ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, जो एक पैराग्राफ का टेक्स्ट होता है। तो हर एक टैग का अपना अपना इफेक्ट है, हर एक टैग की अपनी अपनी आउटपुट है, और हर एक टैग का अपना अपना मार्कअप है। और उस इफेक्ट को जो वो टैग प्रोड्यूस करता है, उस इफेक्ट को हम मार्कअप बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखें, द फैक्ट इट इज हाइपर जस्ट, ये मार्कअप क्या है, मार्कअप इज व्हाट HTML टैग्स डू टू द टेक्स्ट इनसाइड देम। ठीक है, सेम टेक्स्ट था, आई लव पाकिस्तान और आई लव पाकिस्तान, लेकिन पैराग्राफ ने क्या किया उसके साथ और H1 ने उसके साथ क्या किया, ये इन टैग्स का मार्कअप होता है। ठीक है, इसको हम मार्कअप बोलते हैं। इस वजह से हम इसको हाइपर टेक्स्ट इसलिए लिंकिंग करने के लिए फ्रॉम वन पेज टू अनदर। और मार्कअप क्यों बोलते हैं, क्योंकि HTML जो है वो एक टैग्स की जुबान है, और हर एक टैग का अपना अपना मार्कअप है, अपना अपना इफेक्ट है। और लैंग्वेज के बारे में तो पता ही है कि कुछ कोड वर्ड्स हैं जिनको हमने यूज करना है मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स को
जो है वो शो अप करवाने के लिए अपने आर्टिकल के अंदर या अपने पेज के अंदर। यहां तक किसी को कोई चीज मुश्किल लग रही है तो मुझे बताएं। HTML वर्ड समझ में आ गया? इसके बाद हम टैग्स की तरफ चलते हैं इसके। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, गुड। अच्छा जी, ये कुछ टैग्स हैं अब इनके, और ये वन बाय वन अब हम इन टैग्स को पढ़ते जाएंगे, जिसमें से कुछ टैग्स हमने कल पढ़े थे कि कैसे ये स्टार्ट करने हैं, कैसे एंड करने हैं। H1 का टैग ऐसे स्टार्ट होगा, सिर्फ एंडिंग करने के लिए उसके अंदर हमने फॉरवर्ड स्लैश लगानी। फिर उसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ का टैग भी ऐसे स्टार्ट होगा और उसके बाद उसके भी फॉरवर्ड स्लैश लगाएं। पैराग्राफ क्या करता है? पैराग्राफ्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कुछ एडवांस लेवल के कुछ टैग्स हैं, उनको डिस्कस करना है। कल हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हमने बुलेटेड लिस्ट का नाम दिया था। बुलेटेड लिस्ट का नाम, बुलेटेड लिस्ट किस लिए लगाते हैं हम? आप लोगों को पता है, बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए। बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए दो चीजें हैं। OL का टैग है हमारे पास, जिसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि हमने जो बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं उनके अंदर एक ऑर्डर रखना है और उनको नंबरिंग देनी है कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमने बुलेट पॉइंट्स लेके चलने हैं। पहला उसके अंदर लिस्ट आइटम डालना है। लिस्ट आइटम का टैग है ये LI। ठीक है, LI का टैग स्टार्ट करेंगे और उसको एंड करेंगे। फिर उसके बाद लिस्ट आइटम का टैग जो है उसके अंदर हम कुछ चीजें इनपुट करना शुरू कर देंगे। जैसे हम इसके अंदर कंट्रीज को डालना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान। फिर एक और लिस्ट आइटम क्रिएट कर ली, उसके अंदर हमने अमेरिका लिख दिया। अमेरिका के बाद एक और लिस्ट आइटम ऐड कर दी जिसके अंदर हमने जापान लिखा। फिर उसके बाद एक और लिस्ट आइटम ऐड कर दी जिसके अंदर हमने चाइना लिख दिया। अच्छा, अब ये क्या होगा? ये सारी की सारी लिस्ट आइटम्स इनक्लोज्ड हैं इसके अंदर, इस OL के टैग के अंदर। OL क्या करता है? ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता है। और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? मैं जरा रिफ्रेश करता हूं इसको, देखिए जरा। पाकिस्तान, अमेरिका, जापान और चाइना और इंडिया को ये ऑर्डर में ले आया है। और आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि जैसे ही पाकिस्तान लिखा तो पाकिस्तान से अगला जो पॉइंट था वो उसने निचली लाइन में लिखा है ऑटोमेटिकली। मैं अगर निचली लाइन में नहीं भी लिखता ना, मैं सेम लाइन के अंदर दो अमेरिका भी लिख देता हूँ, जापान भी लिख देता हूँ, और सेम लाइन के अंदर चाइना, और सेम लाइन के अंदर मैं इंडिया लिख देता हूँ, तो फिर भी क्या होगा कि ये सारे के सारे इनके जो इफेक्ट्स हैं वो सेम है जी। मैंने सेम लाइन में कर दिया इनका। इसका मतलब ये है कि ये चीजें जो है वो डिपेंड नहीं करती। अब अभी भी आउटपुट जो है वो आपकी सेम वही आएगी, हालांकि हमने टैग्स को सेम भी कर दिया एक ही लाइन में। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम सब लाइन में एक ही लाइन में करते रहे और आउटपुट में अलग अलग हो जाए। हर एक टैग का अपना अपना इफेक्ट होता है। ठीक है। और LI का इफेक्ट ये है कि जैसे ही कोई नई लिस्ट आइटम आएगी तो ये इसको ऑटोमेटिकली अगली लाइन के अंदर ले जाएगा, फिर अगली लिस्ट आइटम आएगी तो अगली लाइन में उसको ले जाएगा, सेम लाइन के अंदर नहीं लेके आएगा। ठीक है जी, बात यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद हमने सेम यही काम अगर ऑर्डर्ड लिस्ट में करना हो तो फिर क्या करेंगे? ऑर्डर लिस्ट हो गई है, अब अनऑर्डर लिस्ट, उसके लिए हम यूएल का टैग यूज करते हैं। यूएल के टैग के अंदर जब हम लिस्ट आइटम्स डालेंगे, जिसमें हम पंजाब डाल देते हैं, लिस्ट आइटम्स के अंदर फिर हम बलूचिस्तान डाल देते हैं, फिर एक और लिस्ट आइटम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम KP के डाल देते हैं, और लास्ट वन हमारे पास है जी सिंध।
तो ये देखें अब जरा, इसमें और इसमें क्या इफेक्ट है, इसमें और इसमें क्या फर्क आप लोगों को नजर आ रहा है। वो फर्क ये है कि ये ऑर्डर्ड है, ऑर्डर में आ रहे हैं, और ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, और इसकी जो लिस्ट आइटम्स हैं वो एक बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में आप लोगों को नजर आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अगर कुछ हेडिंग्स दे दूं, मैं H1 का टैग लिखता हूँ और इसमें लिखता हूँ जी, here are the 5 countries of the world। इधर एक और H1 दे देते हैं, here are the 4 provinces of Pakistan। हर एक लाइन लिखने के बाद आपने कंट्रोल S जरूर दबाना है, मेक श्योर करना है कि ये यहाँ पे क्रॉस आ जाए। अगर मैं जैसे ही कोई नई लाइन लिखता हूँ ना, अगर मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर किया तो देखें यहाँ पे ये साइन जो है वो एक बुलेट पॉइंट का आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल S का इस्तेमाल करता हूँ तो वो फाइल सेव हो जाती है। इसका मतलब जो नई चीज मैंने की है, नया जो भी टैग लिखा है मैंने उसके अंदर, वो सेव हो चुका है, और अब उसका इफेक्ट मुझे इस आउटपुट पे नजर आ जाएगा। तो हर दफा कंट्रोल S का दबाना जो है वो लाजमी है। ठीक है, लें जी, अब हमारे पास ये कुछ डॉक्यूमेंट बन गया है, और इसके अंदर अभी हमने पिक्चर्स का इस्तेमाल नहीं किया, अभी हमने लिंकिंग नहीं की। लिंक कैसे करना है आर्टिकल को किसी और पेज के साथ जो कि वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हो सकता है। ठीक है, ये सारे का सारा काम कैसे करना है ये हम देखते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। क्रिएटिंग अ बेसिक वेब पेज, क्रिएटिंग अ न्यू HTML डॉक्यूमेंट, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। HTML का टैग कैसे स्टार्ट करना है, एंड करना है। टाइटल के टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, वो टाइटल कहाँ पे शो होता है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है लेक्चर 1 और इंट्रो टू HTML, वो हमने कहाँ पे लिखा था, लेक्चर 1 इंट्रो टू HTML टाइटल के टैग में लिखा था। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक चीज जो जरूरी है, H1 का टैग पढ़ लिया, बॉडी का टैग पढ़ लिया, पैराग्राफ का टैग पढ़ लिया। अब चलते हैं हम जरा इमेजेस लगाने की तरफ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो आई लव पाकिस्तान लिखा है हमने यहाँ पे, इस आई लव पाकिस्तान के फौरन बाद मैं पाकिस्तान का कोई झंडा जो है वो लगा दूं। ठीक है, पाकिस्तान का झंडा जो है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान फ्लैग। इसका मैं इमेज जो है वो उठाता हूँ। कोई भी किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक कर दें आप। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉपी इमेज एड्रेस का ऑप्शन भी मिल जाएगा। कॉपी कर लिया उस इमेज एड्रेस को, नेक्स्ट टैब में ओपन करके देख लेंगे वो ओपन हो रहा है या नहीं। तो ये आपका वो पाकिस्तान का झंडा है जो यहाँ पे ओपन हो रहा है। मैंने इसका ये जो लिंक है, ये जो URL है, ये जो सोर्स है, गूगल से उठा लिया मैंने, इसको कॉपी कर लिया, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ H1 के नीचे। उसके लिए हमने जो टैग लिखना है वो टैग है इमेज का, IMG। इमेज लिखेंगे, टैब दबाएंगे। ठीक है, और सोर्स का एक एट्रीब्यूट आपके पास आ जाएगा। सोर्स का एट्रीब्यूट जो है उसके अंदर आप उस लिंक को पेस्ट कर देंगे, जो लिंक आपके इमेज का लिंक है। लास्ट पे .png हो सकता है, .jpg हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ये करके मैंने सेव किया, वापस आया चेक करने के लिए कि झंडा लग गया या नहीं। तो ये देखें जरा, पाकिस्तान का झंडा जो है वो लग गया। ये वाइट कलर, क्योंकि वो बैकग्राउंड हमारा वाइट ही है, इस वजह से कुछ अलग शो हो रहा है। ठीक है जी, अगर मैं इसको कोई और पिक्चर लेना चाहता हूँ यहाँ से, अगर हम इसको उठा लेते हैं या इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो सेम इसके लिए भी वही काम करना पड़ेगा आपको। ये पिक्चर भी अच्छी है।
मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी, परेशान नहीं होना अभी। ये कॉपी इमेज एड्रेस किया, दोबारा से यहाँ पे गए, इसको पेस्ट करके चेक कर लें। वैसे इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको राइट क्लिक करें, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लें, तो नए टैब के अंदर वो इमेज ओपन हो जाएगा और साथ ही साथ आपको उसका लिंक जो है वो भी मिल जाएगा। इस लिंक को कंट्रोल सी से कॉपी किया और मैं अपने इमेज सोर्स के अंदर आ गया। वो जो पहले वाला सोर्स था उसको मैंने कर दिया खत्म और उसकी जगह पे मैंने नया सोर्स प्लेस कर दिया। वापस आया अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है अब। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये मेरा जो झंडा है वो प्लेस हो चुका है। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं कि ये किया कैसे है। हमने हमने क्या किया है और इमेज कैसे उठाया है। एक चीज जो आप लोगों ने करनी है, आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट सपोज मैं इमेज लिखता हूँ, IMG इमेज लिखता हूँ और टैब का बटन दबाता हूँ। तो टैब का बटन दबा के मेरे आगे ये दो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, सोर्स का और आल्ट का एट्रीब्यूट जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा जी, अब आपकी क्वेश्चंस ले लूं। सर लेक्चर स्लाइड्स और वीडियोस शेयर कर दिया करें, अगर कोई भूल जाए तो देख सकते हैं। इंजीनियर अली गौहर साहब, ये बारहा आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जा चुका है कि आप लोगों को ना तो स्लाइड्स मिलेंगी और ना ही वीडियोस मिलेंगी। ये पीआईटीबी के रूल्स के अगेंस्ट है। मैंने जब आप लोगों पीआईटीबी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो वहां पे मैंने उन लोगों के साथ ये साइन किया था कि आप लोगों को ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, और ये जो पिक्चर्स सॉरी वीडियोस हैं ये तो पीआईटीबी की तरफ से ही रिक्वायरमेंट है कि हम जो है वो लेक्चर के कुछ एक दो घंटों के बाद उसको रिमूव कर दिया करेंगे। असल में होता ये है कि आप लोग लाइव लेक्चर में नहीं आते और अपनी आसानी के लिए शाम को लेक्चर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते और आप लोगों की प्रॉब्लम्स बाद में सॉल्व नहीं हो पाती। ठीक है, ये आप लोगों के लिए के भले के लिए ही असल में हो रहा है, हमारा कोई ज़ाती मकासद इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं बारहा ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ कि वीडियो डिलीट हो जाएगी, आप लोगों को इसी टाइम पे आके लाइव आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। देखें, अगर आपने कुछ सीखना है ना तो बेटा इतना सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। अगर ये सेक्रीफाइस आप नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी टू से आप लोग फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। इतना सा भी आप अपनी नींद के ऊपर या अपने काम के ऊपर अगर नहीं सेक्रीफाइस कर सकते तो फ्रीलांसिंग आपके लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, तो इतना सा तो सीखने के लिए लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं। आप लोगों से इतना नहीं हो रहा कि आप लोग सुबह लाइव आ जाया करें और चीजों को नोट डाउन कर लिया करें और प्रैक्टिस कर लिया करें साथ साथ। ठीक है, अच्छा, अब बहरहाल वापस आए। यहाँ पे आप लोगों के पास एक टूल्स वाला सेक्शन होगा जो करने जा रहा हूँ, आप लोग करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी ये काम हुआ हुआ है। अच्छा जी, अब और कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं एक सवाल का जवाब देने में। सारा कुछ हो जाता है, सारी पिक्चर्स, पिक्चर वो वाली भी लगेंगी और इंटरनेट वाली भी लगेंगी, आपके कंप्यूटर वाले भी लगेंगी, सारी सारी लगेंगी। धीरज रखें जरा। हाँ जी, लगा सकते हैं आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे जो भी पिक्चर पड़ी है आप उसको भी लगा सकते हैं। पिक्चर के साइज को भी चेंज कर लेते हैं, जरा थोड़ा सा सब्र कर लें। मुझे ये कुछ लोग जो वीडियोस मांग रहे हैं ना, ये मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अब या तो इसका आखिरी हल ये है कि मुझे अपने अपने एड्रेस बता दो, मैं यूएसबी लेकर घर पे पहुंच जाता हूं आप लोगों के। और जैसे दूध वाला दूध देने आता है ना, मैं रोजाना लेक्चर देने आ जाया करूंगा कि भाई साहब ये आपका कल का लेक्चर था, इसको देख लें, कॉपी कर लें और आज जो है वो पढ़ लें। ठीक है, यही कर सकता हूं मैं, और तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। यहाँ पे आप लोगों ने एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एमिट। मैं यहाँ पे नाम उसका लिख देता हूँ। सबलाइन का एक पैकेज है जिसको हम बोलते हैं एमिट, EMMET। आप लोग सिंपल यूट्यूब पे लिखेंगे ना, हाउ टू इंस्टॉल एमिट ऑन सबलाइन टेक्स्ट, तो उसके लिए आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, करना आप लोगों ने है। ये टूल्स के ऊपर जाएंगे और आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज का एक ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, उस इंस्टॉल पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे और पैकेज बताएंगे कि कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है आपने।
सबलाइन करना है, सॉरी एमिट करना है या क्या करना है, वहां पे आप एमिट लिखेंगे, एंटर करेंगे और आपका वो एमिट का जो स्निपेट है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब जब भी आप कोई इमेज लिखेंगे ना, जैसे यहाँ पे मैंने इमेज लिखा, IMG इमेज, टैब दबाया तो वो पूरा टैग उसने लिख दिया खुद ब खुद। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एंकर टैग लिखते हैं, एंकर टैग के लिए H दबाएंगे, पूरा टैग लिख देगा। H1 लिखा, टैब दबाया तो उसने क्लोज भी कर दिया और स्टार्ट भी कर दिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों को क्लियर कर देंगे। ये एमिट इंस्टॉल करने के बाद होगा ये सारे के सारे काम, जो ये टैग्स आप लोगों को, वैसे तो प्रैक्टिस तो यही करनी चाहिए आप लोगों को, प्रैक्टिस के लिए तो कि पूरे का पूरा आप लोग टैग लिखें और सारे का सारा काम करें। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी और आसानी करनी है तो आप लोग एमिट इंस्टॉल कर लें। ठीक है, चलें जी, आ जाए जरा आप काम की बात पे आते हैं। अच्छा जी, सोर्स हो गया। अब आते हैं अगली बात पे, और हमने अगर इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है इस झंडे का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे, ये सोर्स वाला जो सेक्शन है जहाँ पे ये डबल कोट्स के अंदर इसका सोर्स खत्म हो रहा है, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ। उस प्रॉपर्टी का नाम है विथ। मैं कहता हूँ इसकी जो विथ है वो आपने कर देनी है, लेट सपोज 70%। ठीक है, 70% मैंने उसकी विथ कर दी, तो उससे क्या हुआ देखें जरा, झंडा छोटा हो गया। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद उसको अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ये पता नहीं अभी चलेगी कि नहीं क्योंकि डेप्रिशिएट हो चुका है, आई थिंक सो ये टैग नहीं चलेगा, इसको हम CSS से कर लेंगे, डोंट वरी। हम इसका साइज छोटा कर दिया। अगर मैंने इसकी हाइट छोटी करनी है, अब हाइट मैंने इसकी करनी है लेट सपोज 400 पिक्सल्स। दो चीजों से हम जो है वो इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, हाइट और विथ दोनों छोटी कर ली है हमने। दो तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग विथ और हाइट को सेटअप कर सकते हैं, एक है परसेंटेज और एक है पिक्सल्स। इमेज की समझ आई टैग कैसे करना है? ठीक है, इमेज रिपीट कर देते हैं। ओके, हाँ जी बिल्कुल, CSS में भी जो है वो साइज चेंज हो सकता है। ओके, अच्छा दो चीजें हैं, मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमने दो तरीकों से विथ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। एक है परसेंटेज, मैंने 70% लिखा, इसका मतलब ये है कि यहां से लेके बॉडी जो है वो यहां से लेके यहां तक, इधर तक 100% है। यहां से लेके एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक जो परसेंटेज होती है बॉडी की, क्योंकि बॉडी के टैग के अंदर हम इसको लिख रहे हैं ना, बॉडी के टैग के अंदर इमेज के टैग को लिख रहे हैं, तो हम ये कहते हैं विथ 70% कर दो। तो ये क्या करेगा कि 70% जो बॉडी का पार्ट है उसके अंदर इस इमेज को ले आएगा। देखें जरा, ऐसे ही है, ये यहां से लेके यहां तक 100% है, ये 30% उसने काट दिया और इस 70% के ऊपर हमारा झंडा ले आया। अच्छा फिर उसके बाद हाइट हम 400 पिक्सल्स के अंदर मैनेज कर सकते हैं। पिक्सल्स क्या होते हैं और पिक्सल्स कैसे हैं? पिक्सल आप लोगों को आमतौर पे आप लोगों ने जो लफ्ज सुना होगा कि जी इसका कितना मेगापिक्सल कैमरा है, इसका कितना मेगापिक्सल कैमरा है, आप कह सकते हैं कि ये वही पिक्सल है। और ये कुछ डॉट्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर, और एक डॉट जो है वो एक पिक्सल के बराबर होता है, और उतने डॉट्स हम लगवा दें तो वो 400 पिक्सल्स का अगर हम उसको एरिया देते हैं तो उसकी विड्थ इतनी हो जाती है। अगर मैं इसको इंक्रीज करके 500 पिक्सल्स कर देता हूँ, सेव करता हूँ कंट्रोल S से, दोबारा से आके रिफ्रेश करता हूँ, तो झंडा थोड़ा सा लंबाई के अंदर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो विड्थ और हाइट है आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर इसको 70% की बजाय हम 75% करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस साइड को, इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक आप लोगों को कोई चीज विथ और हाइट में अगर समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं।
यहां तक क्लियर सब लोगों को? सर जी एमिट को इंस्टॉल करके सबलाइन के फोल्डर में रखना है क्या भाई? लुबना, ये एमिट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पैकेज है। आप लोग जब सबलाइन को इंस्टॉल कर लेते हो तो यहाँ पे आपने टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा इंस्टॉल पैकेज का, उसके ऊपर क्लिक करना है, एमिट देना है, वहां पे लिखना है इंस्टॉल पैकेज, और एमिट लिखेंगे तो एमिट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बाकी आप लोग उसकी यूट्यूब पे एक छोटी सी वीडियो देख लोगे तो वो आसानी से हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। नहीं भी करोगे तो भी कोई मसला नहीं है, एमिट नहीं इंस्टॉल करते, कोड खुद से हाथ से लिखना चाहते हो, अच्छी बात है, आप लोग हाथ से लिखो। चलें जी, ठीक है। जब कुछ आप लोग दो चार लोग कहना शुरू हो जाते हो ना कि समझ आ गई है, तो मुझे कुछ हौसला हो जाता है कि मेरा पढ़ाया काम आ रहा है। मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, नुमान कह रहे हैं कि सर अगर फ्लैग को पेज के राइट पे शिफ्ट करना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए अलाइन की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, लेकिन ना ये अभी अलाइन इज इक्वल टू जो सेंटर है ये चलता नहीं है, क्योंकि ये कुछ डेप्रिशिएट हो चुके हैं कुछ टैग्स, और पुराने टैग्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं चलते, लेकिन कुछ नए टैग्स हैं जो आप लोग लगा सकते हो। तो ये देखें, राइट वाला चल रहा है, लेफ्ट वाला चल रहा है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट पे होता है, लेकिन सेंटर वाला जो अलाइन सेंटर है वो यहाँ पे अभी जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि डेप्रिशिएट हो जाते हैं। सर जी आ रही है समझ, यू जस्ट कंटिन्यू। अच्छा जी, शुक्रिया। सर सब समझ आ रहा है। इमेज सोर्स कॉपी पेस्ट, हाँ जी कॉपी पेस्ट कर लें आप इमेज सोर्स को गूगल से। ड्रामे ज्यादा है इधर ठीक है जी, ऐसा ही है कुछ, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। मैं सारों की कन्फ्यूजन क्लियर करके चलता हूँ, और ये मेरी आदत है कि जब तक ये चीज़ें होती नहीं है मैं आगे नहीं जाता। माशाल्लाह सर, आप बहुत अच्छा नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, आई रियली इम्प्रेस्ड। ये ना अभी स्टार्ट है, आप लोगों को शायद ये बेसिक लेवल की चीज़ें लग रही हैं, और है भी बेसिक लेवल की, क्योंकि अभी हमने जो चीज़ें जो टारगेट रखे हैं वो और है, वो मतलब बड़े बिजनेस लेवल्स की चीज़ें हैं, और यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं HTML से, CSS से, और ये चीज़ें मैं ऑलरेडी, मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि जो बिल्कुल नए लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और पिछले 10 बैचेस से मैं उनकी यही प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करता आ रहा हूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए नई नहीं है, ये पुरानी है, ठीक है। तो मेरे लिए कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हमने एक यहाँ पे टैग लिखा आल्ट, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, हर एक इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक टैग की अपनी असल में प्रॉपर्टी होती है। विथ विथ की प्रॉपर्टी, हाइट की प्रॉपर्टी इमेज की है, अलाइन कर सकते हैं हम इसको राइट पे, लेफ्ट पे। आल्ट का मतलब, आल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब ये होगा कि हमने अगर किसी गलती की वजह से ये सोर्स जो दिया था इमेज का वो गलत सोर्स दे दिया, और वो जो सोर्स हमने दिया उसके ऊपर कोई भी इमेज पड़ा नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, उसको इंटरनेट पे कोई ऐसी इमेज जो है वो नहीं मिलेगी। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर हम लिख देंगे इमेज नॉट फाउंड। किसी टेक्निकल एरर की वजह से जो हमारा इमेज है वो मिल नहीं सका हमें। मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो देखें, अभी तो उसको सही सोर्स मिल रहा है, तो उसने वो झंडा जो है वो शो करवा दिया। लेकिन अगर मैं इसका जो सोर्स है वो गलत कर देता हूँ, लेट सपोज मैं HTTP के दरमियान में कोई नंबर लिख दिया ऐसे, तो गलत कर दिया उसका मैंने सोर्स। तो अब जरा रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखें जरा आप लोगों को यहाँ पे इमेज नॉट फाउंड साफ साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो उसको सोर्स दिया वो गलत था, उस सोर्स के ऊपर कोई भी इमेज उसको नहीं मिल पाया, तो उसने एक ब्रोकन इमेज यहाँ पे शो करवा दिया, ताकि यूजर को ये पता लगता रहे कि भाई साहब यहाँ पे कोई इमेज था, लेकिन किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से वो इमेज जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो पाया। अब मैं जरा इसका URL फिर से ठीक करता हूँ, दोबारा से सेव किया, वापस आए, रिफ्रेश किया, तो अब वो इमेज दोबारा से वापस आ गया।
मैं बता देता हूँ जी, कंप्यूटर वाले भी देख लेते हैं। आ जाए अब जरा कंप्यूटर कंप्यूटर की बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की बात करने से पहले एक और बात करनी है। वो बात ये करनी है कि हमने हर एक वेबसाइट का एक फोल्डर बना लेना है। जिस भी वेबसाइट के अंदर हम काम कर रहे हैं, वो फोल्डर हमने उसको उसका एक क्रिएट कर लेना है और उसका कोई भी नाम रख लेना है। लेट सपोज मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ। ये कहाँ पे बना रहा हूँ मैं? एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर। एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर एक मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया। उसका मैंने नाम रख दिया जी बैच 10। ठीक है। और वो जो सुफियान नाम की फाइल थी, उसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी करके उस फोल्डर के अंदर रख लेना है। क्या नाम था जी? सुफियान.html था ना? कितने गई? ये है जी सुफियान.html। तो इसको मैं जो है यहाँ से कट कर लेता हूँ और अपने बैच 10 के फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं ज़रा इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, ये लोकल होस्ट स्लैश सुफियान डॉट एच टी एम एल। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो कहेगा कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, और मुझे ऐसी कोई इमेज जो है वो नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि लोकल होस्ट यानी कि एच टी डॉक्स के अंदर सुफियान डॉट एच टी एम एल की कोई फाइल पड़ी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कट करके बैच 10 के फोल्डर के अंदर रख दिया। तो अब हमने उस तक कैसे पहुंचना है? ये लोकल होस्ट और सुफियान डॉट एच टी एम एल के दरमियान में अब एक जो है वो फोल्डर का फासला आ गया है। वो फोल्डर का फासला क्या है? वो फोल्डर का फासला है, उस फोल्डर का नाम है बैच 10। ठीक है। और उस बैच 10 के बाद एक और स्लैश लगाएंगे और फिर हम सुफियान डॉट एच टी एम एल तक पहुंच सकते हैं। यानी कि लोकल होस्ट एच डी डॉक्स का फोल्डर, वो कहता है लोकल होस्ट तक जब आ गए हो आप, तो उसके बाद बैच 10 के फोल्डर में जाओ। तो बैच 10 के फोल्डर के अंदर जाएगा। फिर उसके अंदर हो सकता है बहुत सारी एच टी एम एल फाइल्स पड़ी हुई हों। तो एच टी एम एल सुफियान डॉट एच टी एम एल पे जाके जब हम उसको एंटर करेंगे, तो वो सुफियान डॉट एच टी एम एल वाली फाइल जो है अब हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? किसी को कोई मुश्किल है तो आप लोग बता सकते हैं। किसी को कोई बैच 10 के अंदर रखने में इतराज तो नहीं है? वो क्यों रखा है वो मैं बता दूंगा अभी कुछ देर में। चलें, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अब हमने एक इमेज जो है वो यहाँ पे ला के रखना है। इमेज कोई भी हो सकता है। इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड्स में कोई इमेज नहीं पड़ा, ये इमेज पड़ा है जी। इस इमेज को हमने कॉपी किया, एच टी डॉक्स में गए और बैच 10 के फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे ना एक इमेजेस का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अलग से, ताकि उसके अंदर सिर्फ इमेजेस पड़े हुए हों हमारे। इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमने उसको कॉपी किया। उसका नाम कोई आसान सा रख दें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। उसका नाम हम रख लेते हैं जी ABC। ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखूं इसको, इसका नाम क्या है अब? जेपीजी फाइल है, .jpeg। इसकी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि इसका साइज वगैरह क्या है और सारे का सारा। अब मसला ये है कि अब हमने क्या करना है, इसको कैसे इसको जो है वो अपने आउटपुट में शो करवाना है, ये देखते हैं। तो सबलाइम में गए और सबलाइम के अंदर जाके इस ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद मैंने इमेज का टैग लिखा और सोर्स में आ गए। सोर्स के अंदर अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले वो फोल्डर बताना है कि किस फोल्डर के अंदर हमने उस फाइल को किस फोल्डर में से लेके आना है। स्लैश क्या नाम था उस फाइल का? ABC। उसकी एक्सटेंशन क्या थी? JPEG। ठीक है। यहाँ तक करके चेक करते हैं ये आ गई है या नहीं। असल में PNG फाइल नहीं है ये। PNG फाइल जरा आसान होती है उसको। अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी इसका लिख दें, इमेज नॉट फाउंड।
इमेजेस हैं असल में, ये इमेजेस, और रिफ्रेश किया पेज को, नहीं आई। अगर हम कोई पीएनजी इमेज उठा लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे अगर कोई पीएनजी, यही सारे इमेजेस पड़े हैं। हाँ 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 हाँ, चलो ये दोनों को उठा लिया, लोगो और लोगो वन। इसको हम इमेजेस के फोल्डर के अंदर प्लेस कर देते हैं, और ये बैच 10 है, बैच 10 में ये इमेजेस हैं, और इनको यहाँ पे हमने रख दिया। ये सबलाइम आ गया, और इसके अंदर हम इमेज का टैग यूज कर रहे हैं, इमेजेस स्लैश, अगर हम बैच 10 भी दे देते हैं इसको, लेकिन वो बैच 10 देने का फायदा नहीं है, चलें करके देखते हैं, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर हमारी जो फाइल है वो एग्जिस्ट कर रही है, लोगो डॉट पी एन जी। पहले इसके बगैर करते हैं। हम्म, ये फाइल सेव हो गई है ना उस फोल्डर के अंदर। एक मिनट, इसको हम एक और काम करके देख लेते हैं। H2 वी ऑल आर पाकिस्तानी, तो हमारा जो है यहाँ पे ये फाइल दूसरी है, क्योंकि हमने इस फाइल को सेव नहीं किया अभी। इस फाइल को ओपन करना था ना, ये वाली जो सुफियान डॉट एच टी एम एल है, इसको हमने ओपन नहीं किया, और कोड हम दूसरी फाइल के अंदर कर रहे हैं। शायद आप लोगों को याद हो, मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल है, इसको हमने अगर सबलाइन के अंदर ओपन करना है, तो क्योंकि ये एच टी डॉक्स और देन बैच 10 के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम कोड करेंगे ना, H2, और H2 के अंदर हम लिखेंगे कि वी आर पाकिस्तानीज। आप लोगों को याद होगा हमने कट करके दूसरे फोल्डर में रख ली थी, तो देखें अब वी आर पाकिस्तानीज भी आ गया। और अब हम इसके अंदर जब कोड करके इमेज डालेंगे, इमेज, और इसके अंदर इमेजेस का फोल्डर, उसके बाद लोगो डॉट पीएनजी, यही नाम है ना उस फाइल का। तो रिफ्रेश करते हैं ज़रा चेक करने के लिए, देखें अब ज़रा ये पिक्चर हमारी जो है वो भी इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। इतनी जितनी चाहें हम इसके अंदर अब इमेजेस लगा सकते हैं। अब हम फिर दोबारा से इमेज का टैग लगाते हैं, और इमेज के टैग के अंदर दोबारा से इमेजेस स्लैश, वो जो abc डॉट png लगाया था, abc डॉट jpeg था शायद, चलो उसको चेक करते हैं ट्राई करके। रिफ्रेश किया तो वो abc डॉट jpg वाली फाइल जो है वो भी अब आ चुकी है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई मसाइल है तो अब आप लोग बता सकते हैं। नहीं, बैच 10 लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, कॉपी भी नहीं करेंगे एड्रेस को, और ऐसे ही करेंगे। आल्ट क्यों यूज करना है मोहम्मद अहमद? आल्ट हमने बताया अभी कि आल्ट जो है वो हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट की वजह से करते हैं, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर इमेज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो शो ना हो रहा हो, तो हम उसके लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर लिख देते हैं कि इमेज नॉट फाउंड, ताकि यूजर को पता लग जाए कि यहाँ पे एक इमेज था
और अब वो किसी गलती की वजह से शो नहीं हो पाया। भाई क्यों लाइव लें भाई मुर्तजा, क्या मसला आ रहा है बताओ, मसला बताओ ना, फिर आपको देखते हैं कि लाइव लेने के लिए जरूरी है आपको लाइव लेना या नहीं। जी सर कोई मसला मसाइल नहीं है, नो इश्यूज नो सर, ऑल क्लियर। चलें जी, गुड, वेरी गुड। तो सिंपल आप लोगों ने करना ये है कि उस फाइल को ओपन करना है जिस फाइल के अंदर आपने जिस फोल्डर के अंदर आपने उस फाइल को रखा था। तो ये कॉपी करना जो है वो यहाँ पे हमने, अब क्योंकि एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर हम फिर रहे हैं तो एच टी डॉक्स में कोई सुफियान नामी कोई फाइल नहीं थी, ठीक है, हमने उसको सेव करके वो रख लिया था। लेकिन अब जो है वो बैच 10 के अंदर हम उस फाइल के अंदर कोड कर रहे हैं, तो सुफियान ये जो यहाँ पे फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है इसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है। हाँ, वसीम का क्वेश्चन है कि हाइट को हमने परसेंटेज में क्यों लिखा। इस तरह के सवाल किया करें ना, मुझे जवाब देते हुए मजा भी आए। आप लोग सवाल पूछते हैं सर ये नहीं हो रहा, मेरा सेव नहीं हो रही फाइल। अब फाइल तो मैंने नहीं सेव करनी ना, आगे फाइल तो अब आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। देखें अब जरा, होता ही है कि ये जो बॉडी की जो आपकी हाइट होती है, ये विड्थ होती है, ये तो आप 100% में नाप सकते हो कि हॉरिजेंटली आपने नापनी है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। जब आप हाइट की बात करते हो तो हाइट आप जितना मर्जी हो स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो हाइट बहुत लंबी हो जाती है। तो बेटर होता है कि विड्थ को भी और हाइट को भी दोनों को आप पिक्सल के अंदर मैनेज किया करो। और मैंने तो ये सिंपल इसलिए किया है ताकि आपको कम से कम थोड़ा सा एक अंदाजा हो जाए। जैसे मैं अगर विड्थ को जो है वो कर देता हूँ, हम कर देते हैं विड्थ को 500 पिक्सल्स, ठीक है। 500 पिक्सल करके मैं इसकी जो अलाइनमेंट है वो खत्म कर देता हूँ। तो देखिए जरा 500 पिक्सल्स इतना है, इसको आप फिर देन बाद में मैनेज कर लो जैसे भी आपने मैनेज करना है। 800 पिक्सल्स पे ले जाओ, ठीक है, और इसको कुछ इस तरह मैनेज कर लो। पहले टेक्स्ट पिक के नीचे था, अब पिक के लेफ्ट पे कैसे आ गया? वो इसलिए आया था क्योंकि आपने मुझे बोला था कि जी आप इसको अगर राइट अलाइन करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाई थी अलाइन राइट की। अलाइन इज इक्वल टू राइट, RIGHT, ये लिखेंगे तो अलाइनमेंट इसकी जो है वो राइट साइड पे हो जाएगी। रिफ्रेश किया तो ये देखें राइट साइड पे आ गए, कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी चेंज कर लें इसको। और किसी को कोई मसला मसाइल, किसी टैग की अगर समझ नहीं आई या कोई चीज क्लियर नहीं है अभी तक तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये दो इमेजेस रिमूव कर रहा हूं जरा। अब हम चलते हैं जरा एक और काम करने के लिए, और वो काम है नेविगेशन का काम। नेविगेशन का मतलब क्या है और नेविगेशन हम कैसे करते हैं? हमने यूजर को अपनी वेबसाइट से अगर किसी और वेबसाइट के ऊपर नेविगेट करवाना होता है तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और नेविगेशन कैसे हो सकती है, ये लेके चलते हैं जरा। सर अगर फ्लैग को स्मॉल साइज करके आई लव पाकिस्तान के फ्रंट पे लगाना हो तो क्या करेंगे? अच्छा, मैं ये अभी चीजें जो है, ऐसा है कि ये जो H1 है या आई लव पाकिस्तान H1 और H2, ये कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं और कुछ इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। इनको मैं अलग लेक्चर के अंदर किसी दिन डिस्क्राइब करूंगा। H1 की प्रॉपर्टी ये है कि H1 जिस लाइन में आ जाता है वो उस लाइन के अंदर किसी और बंदे को आने नहीं देता, ठीक है। किसी और टैग का इफेक्ट उसके अगली लाइन के अंदर शो नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, इसका डिस्प्ले कैसे चेंज कर सकते हैं, और इस फ्लैग को अगर हम यहाँ पे लाना चाहें तो कैसे लेके आ सकते हैं, ये देखें। पिक को बैकग्राउंड में लेके आ सकते हैं जी, बिल्कुल लेके आ सकते हैं, क्यों नहीं लेके आ सकते, सारा कुछ हो सकता है। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उसको जो है वो सीखने की कोशिश करें और उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट कर लें। जब इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो फिर मैं अगली चीजों की तरफ जाऊंगा। ये पैडिंग शेडिंग और मार्जिन की जो बातें हो रही हैं ये मैं सारी चीजें पढ़ा के फिर आगे जाऊंगा। पहले ये जितना काम कर लिया उसको देखें जरा, उसको टेस्ट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें।
मैं कर दूंगा जी, समराइज कर देंगे। अच्छा, अभी मैं अगर सही बताऊं ना आप लोगों को, तो कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने HTML का, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये बिल्कुल हलवा है। और ये आप कह लें कि 1% भी पूरा नहीं हुआ जो हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस जिस लेवल की जो है वेबसाइट डिजाइनिंग हम पढ़ेंगे, ये उसका 1% भी नहीं है। आगे चलते हैं जरा। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक लगाएं। जैसे हम नीचे लिख दें कि जी, इफ यू वांट टू लर्न मोर, गो टू google.com। तो google.com के ऊपर जब क्लिक करें, तो हम जो है वो google.com के ऊपर मेरा यूजर जो है वो चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक टैग लिखता हूं जिसको हम एंकर टैग बोलते हैं। ठीक है, एंकर टैग के अंदर सबसे पहले हम जो चीज लिखते हैं वो होता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप यूजर को किस वेबसाइट के ऊपर नेविगेट करवाना चाह रहे हैं। तो हम उसको नेविगेट करवाना चाह रहे हैं google.com पे। तो मैं ये चाहता हूँ यूजर जब भी हमारे उस लिंक के ऊपर क्लिक करे, तो वो ऑटोमेटिकली google.com के ऊपर नेविगेट हो जाए। तो हाइपर रेफरेंस के अंदर हम क्या करेंगे, google.com का ये एड्रेस कॉपी करेंगे google.com, और उसको हम इस हाइपर रेफरेंस के अंदर सेव कर लेंगे या लिख देंगे https://www.google.com। और ये जहाँ पे ये एंकर टेक्स्ट का ये जो हाइपर रेफरेंस वाला काम खत्म हो रहा है, यहाँ पे हम वो कीवर्ड देंगे जिसके ऊपर हम वो लिखना चाहते हैं कि गो टू गूगल, कि जिसके ऊपर क्लिक करके लोग जो हैं वो गूगल पे जा सकते हैं। गो टू गूगल। अच्छा जी, ये कर दिया हमने काम। वापस अपने डॉक्यूमेंट पे आए, रिफ्रेश किया, तो ये मेरे पास गो टू गूगल का एक ऑप्शन आ गया। अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ऊपर ले आऊँ ताकि इजीली आप लोगों को नज़र आ सके, इस H1 के बाद अगर हम लिख देते हैं इस हाइपर रेफरेंस को, ठीक है, और सेव कर देते हैं, वापस आते हैं, तो ये हमारे पास हेयर आर द 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, गो टू गूगल। गो टू गूगल के ऊपर जब क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया, तो वो क्या करेगा, google.com की वेबसाइट के ऊपर सारी की सारी चीज़ें जो है वो ले जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा कि मैं इसको अगर ये चाहता हूं कि न्यू टैब के अंदर इसको ओपन कर लें। ठीक है, न्यू टैब के अंदर ओपन करना है जी, तो उसके लिए हमने टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक की एक प्रॉपर्टी लगानी है। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये है कि पहले हमने गो टू गूगल किया था, तो वो इसी टैब के अंदर रिफ्रेश हुआ, तो गो टू गूगल जो है वो खुल गया। लेकिन अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो अभी सेव नहीं किया इसको, रिफ्रेश कर देते हैं। ये रिफ्रेश कर लिया, तो अब जब हम गो टू गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब वो हमें नए टैब के अंदर google.com के ऊपर लेके जाएगा, और मेरा जो डॉक्यूमेंट है, मेरी जो वेबसाइट है, वो सारी की सारी ठीक खुली रहेगी। यहाँ तक ये जो एंकर टेक्स्ट है, ये इसको हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, एंकर टैग बोलते हैं। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखें जरा अपने अपने लैपटॉप्स के ऊपर, और मुझे बताएं कि कितने लोग जो हैं वो ये काम कर चुके हैं। और इस कोई भी वेबसाइट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि google.com ही है। आपका कोई लिंक भी हो सकता है, जैसे आप चाहते हैं कि इस पेज के ऊपर आप यूजर को नेविगेट करवाना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम किसी टॉपिक के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, और वो आर्टिकल हमें लगता है कि अगर ये आर्टिकल तो पढ़ लिया यूजर ने, अगर इसको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये फलां आर्टिकल पढ़ ले। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको उस फलां आर्टिकल के ऊपर नेविगेट करवा देते हैं। तो मैं google.com के यूआरएल की बजाय इसको कोई और अपना यूआरएल दे देता हूँ, और गो टू गूगल लिखने की बजाय हम लिख देते हैं जी लर्न मोर। ठीक है, LEARR, लर्न मोर। यहाँ तक हमने बात की इसकी, और इधर आए, अब लर्न मोर आ रहा है, और इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, तो अब वो हमें बॉर्न लिस्ट के इस एक आर्टिकल के ऊपर नेविगेट करवा देगा। ये देखें, अब ये एक सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है, अकरम ने, अकरम आरफीन, और इन्होंने पूछा है कि सर इमेज से, इमेज का जो टैग है इसको एंड क्यों नहीं करते। गुड।
मैं बताता हूँ जरा। सर कौन सा टैग यूज किया है, रिपीट कर दें। गो टू गूगल के लिए एंकर टैग यूज किया है, ए टैग बोलते हैं, ए लिखेंगे। ये मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ यहाँ पे निचली लाइन में। ठीक है, एंकर टैग में जो एक ही आप लोगों का एट्रीब्यूट है उसको हम हाइपर रेफरेंस बोलते हैं। उस हाइपर रेफरेंस के अंदर वो लिंक देते हैं जिस लिंक के ऊपर हम यूजर को लेके जाना चाहते हैं। वो बॉर्नर लिस्ट का कोई लिंक हो सकता है, वो गूगल का कोई लिंक हो सकता है, यूट्यूब का कोई लिंक हो सकता है। और इसके बाद ये यहाँ पे आप वो कीवर्ड लिखेंगे जिसके ऊपर आप क्लिक करवा के यूजर को लेके जाना चाहते हैं आगे। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इमेज का जो हमारा एट्रीब्यूट है या इमेज का जो टैग है उसको एंड क्यों नहीं करते। तो अच्छी चीज ये है, समझने की जो चीज है वो ये है कि हम जब भी जिस टैग को एंड करेंगे ना उसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट लाजमी होगा। जैसे ये हेयर आर द 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको एंड किया हुआ है। ये पैराग्राफ है तो इसके इसके अंदर भी हमने इसको एंड किया हुआ है। हाइपर रेफरेंस है, इसको भी एंड किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर भी हमने कुछ टेक्स्ट डाला था। ठीक है, लेकिन इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट वाला सेक्शन नहीं होता जिसको जिसके ऊपर हमने कोई इफेक्ट डालना हो। इमेज का टैग इसलिए यूज होता है कि कोई इमेज है उसको बस हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंबेड करना होता है, इस वजह से इमेज का टैग जो है वो हम क्लोज नहीं करते। गुड। और कितने लोगों का हो गया इमेज का टैग, कितने लोगों ने क्लियर कर लिया। इमेज और एंकर टेक्स्ट, इसको हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, ए टैग भी बोलते हैं। और इसके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट की जो नेविगेशन है वो कर सकते हैं। ये टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक मैंने इसलिए लिखा है, देखिए मैं अगर नहीं लिखता यहाँ पे, ये मैंने टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक जो है वो रिमूव कर दिया और वापस आए यहाँ पे, रिफ्रेश किया इसको, ये पेज मेरा जरा ओपन हो गया ओपन। और इसके बाद मैंने लर्न मोर के ऊपर जब क्लिक करना है तो वो क्या होगा कि वो इसी टैब रिफ्रेश होगा और इसी टैब के अंदर वो वेबसाइट खुल जाएगी और मेरी वेबसाइट जो है वो जाती रहेगी। तो इसको अब जो है अगर मैंने इम्प्रूव करना हो और मैं ये चाहूँ कि मेरी वेबसाइट खुली रहे और नेक्स्ट टैब के अंदर वो आर्टिकल ओपन हो, तो उसके लिए मुझे टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक की प्रॉपर्टी जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम किसी भी लिंक को फोर्सफुली न्यू टैब के अंदर ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए जरा, अब वो पुरानी मेरी वेबसाइट वैसे की वैसी खुली हुई है और ये लिंक जो है वो नए टैब के अंदर ओपन हो गया। गुड, वेरी गुड। उसामा सलीम कह रहे हैं रिपीट कर दें। रिपीट करूं क्या, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा तो लूं, पहले कुछ पढ़ाने तो दो फिर रिपीट करेंगे। आज सारा लेक्चर जो है वो एक दफा रिपीट करेंगे फिर उसको एंड करेंगे। जहां पे आप लोग कह दिया करोगे ना कि बस अब सर इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना, वहां पे मैं एंड कर दूंगा। मैंने आप लोगों को रोजाना ये बात याद करवाता हूँ कि बेटा जहां तक मुझे लेके जाओगे मैं वहां तक जाऊंगा। ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना तेज चल लेते हो। ये आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा आपकी ट्रेनिंग कब खत्म हो जाएगी। और जितना जल्दी ज्यादा चीजें सीख लोगे उतना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। हेरा महफूज कह रही हैं सर ये ब्लैंक वाले की समझ नहीं आई, रिपीट कर दें। आप पहले ट्राई करें, पहले टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक वाली प्रॉपर्टी लगा के देखें और फिर मुझे बताएं अगर नहीं लगती तो। हाँ जी, अयूब का एक अच्छा सजेशन है, वो कहते हैं एंकर टैग में इमेज का टैग लगा दें। अच्छा हाँ, अगर हम ऐसा चाहते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं कि ये इमेज लगा हुआ है एक और लोग आए इस इमेज के ऊपर क्लिक करें ना, तो फिर वो जो है वो जाएं अब उसके ऊपर किसी वेबसाइट के ऊपर। वो वेबसाइट कौन सी हो सकती है, Pakistan.com की वेबसाइट है। पता नहीं है किसी के पास डोमेन है ही नहीं। अरे वाह, योर एडवेंचर्स बिगिंस हियर Pakistan.com। तो ये हम चाहते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर वो लोग जो है वो नेविगेट कर जाएं। और मजे की चीज देखें जरा, ये नोट सिक्योर है।
मतलब एसएसएल भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। आई थिंक ये गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट होगी और इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एसएसएल इंस्टॉल नहीं किया। कोई भी बंदा आके इसको जब मर्जी हैक कर ले। नासिर कह रहे हैं कि सर आप पहले ही हाफ आवर जल्दी लीव कर जाते हैं, तो अभी हमने पढ़ाई कितना है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, हाफ आवर जल्दी नहीं लीव कर जाता। आपका जो क्लास का टाइम है वो 9 बजे से 9:30 बजे से 11 बजे तक का है, ठीक है। उसके बाद का जो टाइम है वो आप लोगों के क्वेश्चंस का है, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उन क्वेश्चंस को ले लेता हूँ, लेकिन माशाल्लाह आप लोग इतने उतावले होते हैं कि सारे क्वेश्चन आप उस लेक्चर के दौरान ही कर लेते हैं, ठीक है। तो लेक्चर की जो टाइमिंग है वो मैं पूरी करके जाता हूँ, क्योंकि मैं कमिटमेंट के अंदर कभी मैंने जो है वो हैंकी पैंकी नहीं की। जितना मेरा कमिटमेंट होता है मैं उससे ज्यादा ही डिलीवर करता हूँ। डोंट वरी, आपको जितना सिलेबस है सारा आपका उससे ज्यादा ही पढ़ा के जाऊंगा, उसमें से कोई चीज रह नहीं जाएगी आपकी। इस तरह की परेशानी ना ले। फ्रीलांसिंग भी करेंगे अभी। आज थर्सडे है, आज आप लोगों ने फीडबैक वगैरह और इस तरह का एक हंजला साहब का मैसेज भी होगा, वो भी मैं आप लोगों को सुनवा देता हूँ और देख लेते हैं। इमेज टैग में परसेंटेज एंड पिक्सल का डिफरेंस वो मैं बता चुका हूँ अक्सा। दोबारा से जो है वो रिपीट कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि विथ परसेंटेज के अंदर हम क्यों लिखते हैं, एक बॉडी की जो हॉरिजेंटल विथ होती है यहाँ से लेके एंड तक, ये 100% है। उसका अगर 70% मैं किसी इमेज को दे देता हूँ या किसी H1 की हेडिंग को दे देता हूँ, इसका मतलब वो उस बॉडी का 70% जो है वो घेर लेगी। लेकिन पिक्सल जो है वो एक एंटिटी है। जैसे आप कहते हो कि एक लेंथ को नापने के लिए एक एंटिटी इंच है, एक एंटिटी जो है वो मीटर है, एक एंटिटी जो है वो सेंटीमीटर है, तो इसी तरह एक एंटिटी जो है वो पिक्सल है हमारी लेंथ को नापने की ऑन स्क्रीन। तो ऑन स्क्रीन 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल वो मिलके एक बड़ा एरिया जो है वो घेर लेते हैं, और उसको हम पिक्सल्स के थ्रू जो है वो मैनेज करते हैं, तो ज्यादा एक्यूरेटली मैनेज कर सकते हैं। इस वजह से मैंने उसको विथ जो है वो 800 पिक्सल्स दे दिया और हाइट जो है वो 500 पिक्सल्स दे दी। नहीं कल ऑफ नहीं है, कल क्लास होगी। कल इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आई विल ट्राई कि कल को आप लोगों के फाइबर प्रोफाइल्स जो हैं वो बन जाए। अच्छा जी, हम ये चाह रहे थे कि हम ऐसा करें कि ये पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर कोई आके क्लिक करे तो वो pakistan.com वाली वेबसाइट के ऊपर चला जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कैसे जाते हैं, आप एंकर टेक्स्ट के जरिए आप लिंकिंग करते हैं। हाइपर रेफरेंस के अंदर आपने उस वेबसाइट का लिंक देना होता है जिसके ऊपर आप यूजर को लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने उसका लिंक कॉपी किया और यहाँ पे हाइपर रेफरेंस के अंदर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम वो वर्ड दिया करते थे, वो वर्ड जो था वो होता था कि आप इसके ऊपर लिखते थे गो टू, जिसके ऊपर आप क्लिक करके यूजर को लेके जाना चाहते थे। गो टू पाकिस्तान ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा, यहाँ तक बात कर ली और लेक्चर 1 पे आए तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये लिंक लग गया कि गो टू पाकिस्तान ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर क्लिक किया तो वो pakistan.com के ऊपर चला गया। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ भाई साहब कि बजाय इसके कि लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, लोग क्यों ना झंडे के ऊपर क्लिक करें और pakistan.com के ऊपर चले जाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पे ये लिखा है ना हमने गो टू ऑफिशियल वेबसाइट और ये सारे का सारा काम, इसको हम रिमूव कर देते हैं और ये इमेज का सारा टैग जो था हमने लगाया इसको हम कट करके वहां पे पेस्ट कर देते हैं। इतना सा काम है। यहाँ पे हमने उस इमेज के टैग को प्लेस कर दिया, कंट्रोल S किया, सेव किया, वापस आए और रिफ्रेश किया। तो अब क्या होगा, अब जब भी कोई बंदा आके इस झंडे के ऊपर क्लिक करेगा, ये मैंने क्लिक किया
तो देखें जरा, ये pakistan.com के ऊपर चला गया। ठीक है, वापस आएंगे, फिर दोबारा से अगर मैं इसको टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक की प्रॉपर्टी लगा देता हूं, हाइपर रेफरेंस के अंदर जाके मैंने क्या कहा, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, तो रिफ्रेश किया और ये अब जो है वो क्या करेगा कि न्यू टैब के अंदर pakistan.com खोल देगा। इतना सा काम करके दिखाया, जरा जल्दी करें। कितने लोगों ने इमेज के ऊपर लिंक लगाना सीख लिया है कि किस तरह हम इमेज के ऊपर लिंक लगा सकते हैं? क्लास 11 बजे तक ही है भाई, क्लास 11 बजे तक ही होगी। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के तो उनको मैं ले लूंगा, लेक्चर के रिलेटेड कोई भी मसला मसाइल आप लोगों को, वैसे तो मैं क्लियर करता जाता हूँ साथ साथ, लेकिन फिर भी कुछ बच जाएगा तो मैं बता दूंगा। बिलाल, अभी CSS हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी ये जो प्रॉपर्टीज है ना सेटिंग मेटिंग वाली, ये हम CSS के अंदर करेंगे। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हम वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो HTML से डिजाइन करते हैं, और इसकी जितनी भी कलरिंग होती है, स्टाइलिंग होती है, मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम CSS से करते हैं। तो अभी मैंने CSS आप लोगों को पढ़ाई नहीं है, तो जब CSS पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें और ज्यादा जो है वो अच्छी होती जाएंगी हमारी। गो टू गूगल नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा, तो आपका वो टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक में कोई मसला होगा, उसको देखो। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा, नीचे इधर नहीं आ रहा, उसके लिए आपने ये करना है, जैसे अभी हमने किया था। मैं अगर नीचे बात करता हूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे इमेज, इस इमेज से ऊपर मैंने एक एंकर टेक्स्ट लिखा और उसके अंदर मैंने कोई भी लिंक दे दिया। लेट सपोज हम गूगल का लिंक दे देते हैं या pakistan.com का ही दे दें, चलें, जो भी देना है। और गो टू पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अभी ये मसला जो है ये पता नहीं किसका है, पता नहीं किसने बोला था, मुबर्रा जैनब। मुबर्रा जैनब का मसला ये है कि ये मैंने पहले अब मसला क्रिएट किया इनके वाला, और वो कह रहे हैं गो टू पाकिस्तान नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा, या आप इसको नीचे लेके जाना चाह रहे हो, या फिर ये इस इमेज को नीचे लेके जाना चाह रहे हो। तो उसके लिए अब आपने जो काम करना है वो ये होगा कि एक टैग लिखना है जिसका नाम है BR का टैग। कौन सा टैग है वो? BR। BR क्या करता है? ब्रेक रो करता है। ब्रेक रो किस लिए यूज करते हैं हम, कि हमारा गो टू पाकिस्तान ऊपर वाली लाइन में आए और ये झंडा नीचे आ जाए, ठीक है, और रो वहां से ब्रेक हो और उससे आगे कुछ ना आए। तो रिफ्रेश किया तो देखें आप, गो टू पाकिस्तान ऊपर आ गया और झंडा जो है वो उसके नीचे आ गया, ठीक है। और कुछ मेरे लाइक? अच्छा जी, नुमान कह रहे हैं कि HTML आल टैग्स का कोई सेव डेटा है तो प्लीज शेयर कर दें ताकि हम याद कर सकें। याद क्या कर रहे हैं बेटा, ये देखो मैं बता देता हूँ वैसे क्या होता है, कैसे करना है। उसके लिए मैं एक चीज, जो एक वेबसाइट है उसका नाम है W3 स्कूल्स। W3 स्कूल्स, इसके ऊपर जाएंगे आप लोग, गूगल पे W3 स्कूल लिखें, पहली वेबसाइट आ जाएगी। ये इसके HTML ट्यूटोरियल पढ़े हैं, ठीक है। इसके ऊपर जाके आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं HTML टैग्स को, और ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये टाइटल का टैग है, ठीक है, हेड का टैग है, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी एक्सप्लेन्ड है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि पहले मेरे लेक्चर ले लें, फिर उसके बाद इन वेबसाइट्स के ऊपर चले जाइएगा, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि हमने क्या पढ़ा है और ये वेबसाइट्स आपको क्या सिखा रही है। उससे फिर और ज्यादा लर्निंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं आज के लेक्चर में, अगर किसी को किसी भी टैग के अंदर कोई मसला है तो आप लोग बता दें। हम यहाँ पे नोट पैड पे जो है वो सारे के सारे टैग्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं उनको हम रिपीट करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर हमने कैसे किन चीजों को पढ़ा है। सबसे पहले हमने HTML का टैग पढ़ा, ठीक है। HTML के टैग के बाद हमने हेड का टैग है, फिर उसके बाद
बॉडी का टैग है। मैं इन चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी। बॉडी के टैग के बाद हम H1 H2 H3 H4 H6 6 तक गए। ठीक है, H6 छह हेडिंग्स जो होती हैं हम लोग बना सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने एक पैराग्राफ का टैग पढ़ा। पैराग्राफ का टैग पढ़ने के बाद हमने ओ एल का टैग पढ़ा, फिर यू एल का टैग पढ़ा, और इसके अंदर हमने लिस्ट आइटम्स लगाई। एल आई, लिस्ट आइटम्स। ऐसा ही है? ठीक है, ये कुछ टैग्स पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमने एक इमेज का टैग पढ़ा है और एक एंकर टेक्स्ट का। ठीक है, जिसको हम एंकर टैग बोलते हैं। इसका नाम पूरा लिख देता हूं मैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एंकर टैग और एंकर टैग एंड इमेज, इसको मिक्सअप करके पढ़ा कि दोनों को हम किस तरह जो है वो लेके चल सकते हैं। ओके, हेड का टैग यूज हम करते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये मेन्यू बना हुआ है इस वेबसाइट का। ठीक है, तो ये मेन्यू जो है ये हेडर है इस वेबसाइट का। तो हेडर की जितनी भी कोडिंग होगी, जितनी भी स्टाइलिंग होगी, वो उस हेड के टैग के अंदर आएगी। और फिर उसके नीचे यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से लेके नीचे जितनी भी है ये सारी की सारी हमारी बॉडी है वेबसाइट की। तो ये हेड का टैग इतना ही है, बस इतना ही काम उसके अंदर होगा। हर एक वेबसाइट का एक मेन्यू होता है, एक आप कह सकते हो कि उसका हेडर होता है। जैसे इसका हेडर ये इसका मेन्यू है, तो जितना भी कोड इसके अंदर किया गया वो हेडर के टैग के अंदर किया गया।